है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर जितने भी लोग सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम फ्री प्रैक्टिस सेट क्लासेज उपलब्ध करा रहे हैं। चलिए इससे पहले मैंने खुद सीटेट पास किया हुआ है, मैं अपनी मार्कशीट भी दिखाऊंगा। आज की हम क्लास में साइकोलॉजी आपको पढ़ाने वाले 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। साइकोलॉजी मतलब बाल विकास, आपको पता होगा कि 30 नंबर का बाल विकास पूछा जाता है। तो चलिए, बाल विकास में मैंने 2020 की परीक्षा में 30 नंबर पाया था। अगर आप नहीं यकीन करते तो आप हमारी मार्कशीट देखिए, उसके बाद हमारे साथ जुड़िए। मार्कशीट दिखाने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप जानते रहिए कि मैंने खुद उस परीक्षा को पास किया, तब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आज 3 सालों से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अपनी मार्कशीट दिखा देता हूँ। और यही नहीं, पहले पेपर में पास हुआ, पेपर 1 पेपर 2 दोनों पेपरों में मैंने पास किया था। तो चलिए अपनी रोल नंबर सहित अपनी मार्कशीट दिखा दे रहा हूँ। रोल नंबर देख लीजिए यहाँ पर। चले अब आगे देखते हैं, मार्कशीट हमारी देख लीजिए। पहले मैंने प्राइमरी की अपनी मार्कशीट दिखाई थी। देखिए यहाँ पर 101 नंबर मैंने प्राइमरी में पाया था। और सीडीपी की बात करें तो सीडीपी में मैंने 30 में 26 नंबर पाया है। देख लीजिए, प्राइमरी में 30 में 26 नंबर। और देखिए, अब जो मैंने थंबनेल में लगाया कि 30 में 30 नंबर मैं पाया था, तो आपको भी दिलाऊंगा। यहाँ पर देखिए, मिडिल का पेपर टफ था, लेकिन फिर भी मैंने 30 में 30 नंबर पाया मिडिल में। तो पहली बार में 101 नंबर प्राइमरी में और मिडिल में 99 नंबर हो गया था। तो इस प्रकार से दोनों पेपरों को मैंने पास किया। तो आप भी कर सकते हैं पहली बार में पास। बस आपको आज से ही हमारे साथ जुड़ना है। आने वाले क्लासेज में हम आपको इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होंगे वह भी बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, सभी चीज़ों को बताएंगे। बस करना इतना है आपको कि हमारे साथ जुड़ना है, अच्छे से तैयारी करना है आज से ही। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न होगा हमारा, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। आपसे कहा जा रहा है शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है। ए ऑप्शन देखते हैं, स्नायु मंडल। बी ऑप्शन स्मृति। सी ऑप्शन अभिप्रेरणा। और डी ऑप्शन समायोजन। साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब बताइए उत्तर। चलिए, स्मृति का संबंध आप जानते होंगे किससे होता है। हमारा उत्तर जो होगा सबसे उत्तर अच्छा होगा, स्नायु मंडल। शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल ही होता है। अगला प्रश्न जो होगा वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न है हमारा। प्रश्न है हमारा, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। किस चीज का मूल्यांकन किया जाना चाहिए बच्चों में, आपको यह कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए बताइए। ए ऑप्शन होगा हमारा, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे। बी ऑप्शन, इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है। और सी ऑप्शन, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। और डी ऑप्शन, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। देखिए यहाँ पर ट्रिक कैसे काम रहा है। शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है, जी नहीं, यहाँ पर शिक्षकों की उपलब्धि का हमें पता नहीं लगाना। मूल्यांकन किसका किया जाएगा, बच्चों का किया जाएगा, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए। और ये ऑप्शन देखिए किस लिए कटेगा, मूल्यांकन से बच्चों की बच्चे पढ़ेंगे क्या, मूल्यांकन से बच्चे नहीं पढ़ेंगे। और बी ऑप्शन देखते हैं, इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगेगा, जी नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। तो जो सबसे बेस्ट आंसर होगा, मूल्यांकन किस लिए किया जाना चाहिए, तो मूल्यांकन किया जाना चाहिए बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान करने के लिए। क्योंकि अगर आप बच्चे के सीखने के स्तर का ज्ञान करेंगे तभी आप बच्चों में जो कमियां हैं उसे दूर कर सकेंगे, इसलिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है, चले थोड़ा ट्रिक यूज करते रहिए, आप लोग उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। सीटेट सीडीपी में 30 में 30 लाया जा सकता है। मैं अपनी मार्कशीट दिखा दी रोल नंबर सहित। इससे ज़्यादा किसी भी चैनल पर अगर आप प्रूफ मिल जाए तो बताना मुझे, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, अगर क्लास अच्छी लगी तो मित्रों तक शेयर जरूर करिए अपने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न होगा हमारा, यहाँ पर थोड़ा प्रश्न नहीं लिखा तो आप लिख लीजिएगा थोड़ा। चले, प्रश्न होगा, शरीर की आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, किस लिए होती है। ए ऑप्शन होगा हमारा शारीरिक और गत्यात्मक विकास। बी ऑप्शन होगा संवेगात्मक विकास। सी ऑप्शन होगा संज्ञानात्मक विकास। और डी ऑप्शन होगा नैतिक विकास। तो चलिए बताइए, शरीर की आकार में वृद्धि होती है तो उसे क्या कहेंगे। चलिए बताइए, चलिए बताइए, शरीर के आकार में वृद्धि होती है तो क्या कहेंगे। उत्तर हो जाएगा शारीरिक और गत्यात्मक विकास कहेंगे। हमारा ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, चले प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन से कारक हैं, थोड़ा स्पीड में पढ़ते हैं हम, कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हम आपको कराएंगे। यकीन मानिए 20 मिनट के अंदर हम आपको 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट रोजाना करा रहे हैं। आने वाले समय में हम 3 से 4 सब्जेक्टों की महामैराथन क्लासेस रोजाना प्रोवाइड करेंगे। सोचिए एक ही क्लास में अगर हम सीडीपी, हिंदी, ईवीएस
और मैथ्स पेडागोजी, इन चारों सब्जेक्टों को कवर कराएं तो आपको कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम आने वाले 2-4 दिन में क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। और हाँ, जो लोग अभी सोचते हैं पढ़ने में, सोच रहे हैं अभी फॉर्म भरेंगे उसके बाद पढ़ाई करेंगे, तो यह आपकी गलत सोच है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 दिसंबर 2024 को आपका पेपर होने वाला है। तो पेपर की तैयारी करने के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता है कि हर साल लगभग 28 लाख बच्चे फार्म भरते हैं सीटेट में। 28 लाख फार्म पड़ता है, जिसमें से अगर कम से कम बात की जाए लड़के पास होते हैं। तो लगभग इस साल जो जुलाई में पेपर हुआ था, कितने पास हुए पता है आपको? 28 लाख लोग ने फार्म डाला, 4,24,000 या 34,000 ऐसे ही, मतलब मान लीजिए 5 लाख पास हुए। ठीक, 5 लाख पास हुए, चलिए 5 लाख पास हुए, 23 लाख बच्चों में फेल हो गए। तो सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है। आप खुद सोचिए, हर 6 महीने पर इतना ही बड़ा आंकड़ा शामिल होता है। तो हर साल इतने लोग फेल होते हैं। समझिए 10-20 लाख फार्म पड़ेगा तो उसमें से 3-4 लाख लोग पास होते हैं, बाकी 1500 लाख फेल ही होते हैं। नहीं मानते तो आपको हम एक वीडियो बना के दिखा देंगे कि सीबीएसई के जो अकॉर्डिंग, सीटेट के अकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड इस समय जुलाई में प्रस्तुत किया गया था आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को पढ़िए, बाकी आपकी इच्छा। चले, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन से कारक हैं? क्या वंशानुक्रम है, परिवार का वातावरण है, या परिवार की सामाजिक स्थिति है, उपरोक्त सभी है? तो चलिए बताइए, कमेंट करिए, उत्तर बताइए। चलें, अगर मानसिक विकास की बात किया जा रहा है तो मानसिक विकास आपको पता होगा कि वंशानुक्रम को प्रभावित करता है। परिवार का वातावरण कैसा है, खराब है तो खराब मानसिक विकास होगा, अच्छा है तो अच्छा मानसिक विकास हो जाएगा, ये भी प्रभावित करता है। जैसे 2 ऑप्शन सही होंगे, तीसरे की हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें उपरोक्त सभी मानना है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। चलिए, डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। तो बताइए आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है? क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा इस क्लास को और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए। रोजाना दोपहर 1 बजे में पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप हर बार ऐसे सीटेट 2 से 3 बार दे चुके हैं, अभी तक पास नहीं हुए, तो एक बार हमारे ऊपर भरोसा करके देखिए, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे हाँ किस प्रकार से पास किया जाता है। ठीक, नहीं तो वही हर साल 1,000 रुपये फार्म भरेंगे और कुछ मतलब नहीं निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था, देखिए थोड़ा सा संवेदी गामक अवस्था पूछता तो हो सकता है आप सही से बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर संवेदी क्रियात्मक अवस्था पूछ लिया गया, लेकिन शब्द थोड़ा सा चेंज, लेकिन उत्तर वही होगा। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन देखते हैं, जन्म से 2 वर्ष, बी ऑप्शन 2 से 7 वर्ष तक, और सी ऑप्शन 7 से 11 वर्ष तक, और डी ऑप्शन 11 से 16 वर्ष तक। तो चलिए बताइए उत्तर क्या होगा। चलिए जल्दी बताइए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था क्या होगी? तो उत्तर हो जाएगा, संवेदी क्रियात्मक अवस्था की जो उम्र होगी वह होगी 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कम समय में अधिक प्रश्न प्रैक्टिस करें, थोड़ा इंतजार करिए, अभी और भी प्रश्न है, अच्छे से प्रश्न है। अभी आप स्टार्ट की हैं तैयारी, मुझे पता है आपको किस प्रकार की क्लासेस चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बस थोड़ा सा समय दीजिए। अभी आप इतना पढ़िए, हिंदी पेडागोजी की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की अगर बात की जा रहा है तो आपको उत्तर आसानी से आना चाहिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको सीटेट में मिलते हैं बार बार, आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर। अभी हम आपको प्रीवियस ईयर भी कराएंगे, टेंशन मत लीजिए, सभी की तैयारी करेंगे, निःशुल्क तैयारी कराएंगे। बस जुड़ना दोपहर 1 बजे में है और पूरी क्लास को देखना है। अभी बहुत बड़ी क्लासेज नहीं कराना है, सिर्फ 20 मिनट की क्लासेज कराएंगे। 20 मिनट में ही लगभग 25 से 30 प्रश्न प्रैक्टिस सेट रोजाना करा देंगे, ताकि आपको कम समय में अधिक प्रोवाइड किया जा सके। और आने वाले समय में 10 से 15 दिन के अंदर हम आपको महामाराथन की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। लगभग 2 महीने महामाराथन की क्लास देंगे आपको, ताकि आपके पेपर में सेम टू सेम प्रश्न आने की संभावना हो सके। ठीक है, चलिए प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन देखते हैं, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। यहाँ पर लिंग रूढ़वादिता को दर्शाया गया है, आपको उत्तर देना होगा। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन देखते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। और सी ऑप्शन की बात की जाए तो बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। और डी ऑप्शन की बात करते हैं तो सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो चलिए उत्तर बताइए। जहां पर दोनों लोगों के समान रूप से बात की जाए वही उत्तर सही होगा, लेकिन
अगर जहाँ पर एक को बढ़ाकर बताया जाए और दूसरे को घटा दिया जाए तो वह गलत आंसर होगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसमें सीटेड आंसर काटता है। आपका ए ऑप्शन में देखिए लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। जी नहीं, हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि लड़कों के सिर्फ अगर बुद्धिमान मानते हैं तो यह गलत हो जाएगा। हमें लड़कों और लड़कियों को समान रूप से मानना पड़ेगा, क्योंकि सीटेड हमेशा ऐसे आंसरों को काट देता है जहाँ पर लिंग रूढ़वादिता को दर्शाया जाता है। तो बी ऑप्शन देखिए, लड़कियां अधिक बुद्धिमान, तो देखिए थोड़ा सा शब्द चेंज करके वही सेम पूछा गया है। चलिए अब बच गया सी और डी में उत्तर बताइए आप लोग। चलिए यहाँ पर डी भी देखिए किस प्रकार से कट जा रहा है। लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान तो हैं, वही शब्द है, तो इसलिए यह कट गया। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया है, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। बिल्कुल सही कहा गया, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं। क्यों कहा गया है? क्योंकि आपको पता होगा कुछ लड़के बुद्धिमान होते हैं तो कुछ लड़की बुद्धिमान बहुत ज़्यादा होती हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि लिंग का बुद्धि के साथ संबंध नहीं होता। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। लाइक कर दीजिए एक बार। चलिए लाइक करिए एक बार। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए तो आप हमारे सभी क्लासेस को जरूर देखिए। रोजाना दोपहर 1 बजे हमने अपनी मार्कशीट को दिखा दिया, और ओरिजिनल मार्कशीट जो आती है, ये रिजल्ट था और ओरिजिनल मार्कशीट फोटो सहित अपने चैनल पर अपलोड कर दिया था आज से 1 साल पहले ही, आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, अगर खुद पास हो तब आपको कराने की बात कर रहा हूँ तो कुछ गलत नहीं है। बाकी आप कहीं भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न होगा, परामर्श का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होगा? ए ऑप्शन होगा बच्चों को समझना, बी ऑप्शन होगा बच्चों की कमियों का कारण पता करना, सी ऑप्शन होगा बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना, और डी ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। चलिए परामर्श कब दिया जाता है आपको पता है? चलिए बताइए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर वैसे जो होना चाहिए था, तो बच्चों की कमियों का पता लगाएंगे तब आप परामर्श देंगे, लेकिन हमारा इसमें उत्तर जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बात की बच्चों को समझना। अगर आप बच्चों को समझेंगे नहीं तो उसे परामर्श क्या देंगे? बच्चे किस समस्या से जूझ रहे हैं उसको उपाय कैसे करेंगे, आप यही सोचिए। ठीक है, चलिए बच्चों की कमियों का कारण पता लगाएंगे तभी तो आप परामर्श देंगे, तभी तो उसका उपाय करेंगे आप। यह भी हो गया सी ऑप्शन के बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना। जी हाँ दोस्तों, अगर बच्चों को समायोजन करने में दिक्कत हो रही तो आप उसे समायोजन करने में सहायता प्रदान कर देंगे, ताकि बच्चा आप आसानी से समायोजित हो सके। इस प्रकार से डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ी सी ट्रिक काम करती है सीटेट में पेपरों में, आपको अंतिम समय बताया जाएगा। अभी ट्रिक पर मत जाइए, सिर्फ प्रश्नों को पढ़िए। इसमें छोटी छोटी ट्रिकों को हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो चलिए प्रश्नों को 2 बार इसलिए पढ़ें ताकि आप आसानी से समझिए, क्योंकि हम थोड़ी स्पीड तेज किए हुए हैं क्लास की, कम समय में अधिक प्रश्नों को हमें प्रोवाइड करना है आपको, इसलिए। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा। चलिए किस प्रकार से पढ़ते हैं। अगर आपको धीम करना है क्लास की स्पीड को तो यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके वहाँ से स्पीड धीमी कर सकते हैं आप लोग। चलिए ए ऑप्शन, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। बी ऑप्शन देखते हैं, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। सी ऑप्शन, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। और डी ऑप्शन, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए आप लोग। चलिए शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है, यही पूछा जा रहा है आपसे। चलिए तो देखते हैं क्या होगा उत्तर हमारा। डी ऑप्शन देखते हैं पहले, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे वह नहीं सीखेंगे जो आप उससे पढ़ाएंगे। सेम टू सेम कॉपी नहीं करेंगे बालक आपको। ठीक है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखते हैं, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अधिगम प्रक्रिया में अगर बच्चों को कष्ट होगा तो वह अधिगम किस काम का है। ठीक है, इसलिए वह गलत हो जाएगा। बच्चे अधिगम में जब अधिगम की प्रक्रिया कर रहे हो तो उस समय उनको कष्ट नहीं होना चाहिए, यही सीटेड मानता है हमेशा। और बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन क्या कहा गया, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। बिल्कुल नहीं, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जब विद्यालय में प्रवेश करते हैं उससे पहले उन्हें पूर्व ज्ञान होता है। उनकी अपनी कुछ ज्ञान की क्षमता होती है जो घर से सीखते हैं, अपने परिवेश से सीखते हैं, वातावरण से सीख कर तब आते हैं।
ठीक है, इस प्रकार से तीनों ऑप्शन कट गए। अब सत्य जो होगा, तीन ऑप्शन कटते हैं, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या कहा गया है? बच्चे अपने पूर्व ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। आपको पता होना चाहिए, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। कौन सा मार्ग है? ए ऑप्शन, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना। बी ऑप्शन, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। और सी ऑप्शन, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना। और डी ऑप्शन, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। चले, तो प्रातःकालीन बच्चों को अगर आप उठा देंगे तो बच्चे थोड़ा अध्ययन करने में कठिनाई महसूस करते हैं, आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। तो और उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, यह भी गलत हो जाएगा। तो दो ऑप्शन कटते, तीसरा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात की गई शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, यही बच्चों में नैतिकता की स्थापना कर सकता है, क्योंकि बच्चे शिक्षकों को देखकर ही सीखते हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि बच्चों में अगर नैतिकता की स्थापना करना है तो शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना यही सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज की क्लास कैसी लग रही है यह बताते रहिए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए, क्योंकि अगर क्लास अच्छी लग रही होगी तभी तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। नहीं तो अगर आपको कुछ भी कमी लग रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जिस भी सब्जेक्ट पर स्पेशली क्लास चाहते हैं, टॉपिक वाइज क्लास चाहते हैं, पहले उस सब्जेक्ट का नाम लिख कर ज़रूर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हम आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराएंगे। आप इस बार हमारे पास बहुत ही समय है, अभी 2 महीने का समय है, तो उसमें हम आपको अच्छे से प्रैक्टिस सेट करा सकते हैं। बस आपको कमेंट करके बताना है किस सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट पहले स्टार्ट की जाए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न होगा हमारा, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। क्या ऐसा संबंध होना चाहिए? ए ऑप्शन स्नेह का, बी ऑप्शन विश्वास का, सी ऑप्शन सम्मान का, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी का। आप भी कभी छात्र रहे होंगे तो आप सोचिए शिक्षक आपके साथ कैसा व्यवहार करे तो आप आसानी से शिक्षक से मिल सकते हैं। तो बताइए। चलिए, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य अगर संबंधों की बात की जाए तो उनका संबंध स्नेहपूर्ण होना चाहिए, विश्वासपूर्ण होना चाहिए और सम्मानपूर्ण भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि अगर स्नेह का रहेगा तो बालक शिक्षक से डरेगा नहीं और आसानी से दोनों मिलजुल कर पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब पढ़ा सकते हैं और बालक जो है पढ़ सकता है। ठीक है, विश्वास रहेगा, छात्र और शिक्षक एक दूसरे के ऊपर विश्वास रहेगा तब भी आसानी से अध्ययनरत हो जाएंगे। और सम्मान तो रहना ही चाहिए। ठीक है, चले, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किस चीज को बढ़ावा देता है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, किस चीज का बढ़ावा देता है यह कमेंट करिए। आप लोग उत्तर बताइए आप लोग जल्दी से। चलिए, ए ऑप्शन प्रतियोगिता की भावना को बढ़ाता है, बी ऑप्शन सहयोग की भावना को बढ़ाता है, और सी ऑप्शन प्रतिबंध की भावना को बढ़ाता है, और डी ऑप्शन तटस्थता की भावना को बढ़ाता है। तो चलिए बताइएगा क्या होगा। सिंपल जो उत्तर होगा, प्रतियोगिता बढ़ाएगा नहीं, प्रतिबंध की भावना को बढ़ाएगा नहीं, तटस्थता की भावना को बढ़ाएगा नहीं, तो उत्तर हो जाएगा हमारा सहयोग की भावना को बढ़ाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे को सहयोगपूर्ण जीवन जीने के लिए बताएंगे शिक्षक, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा वह होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। इस प्रकार के प्रश्न कहीं आप पढ़े थे इससे पहले? कमेंट करके जरूर बताते रहिए। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करिए। आप हमारे क्लासेस को हमारे फेसबुक पेज लक्ष्य तक पर भी देख सकते हैं, तो फॉलो भी कर लीजिए फेसबुक पेज को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, प्रश्न है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? कहा जा रहा है मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या होती है? तो ए ऑप्शन देखते हैं, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, बी ऑप्शन उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, और सी ऑप्शन वह अत्यधिक संवेदनशील है, और डी ऑप्शन वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। चलिए
देखते हैं क्या उत्तर होगा। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। यही हमारा ए ऑप्शन, पहला ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं। अगर आपको पता होगा कि जब कोई भी अध्यापक स्वस्थ होगा, निरोगी होगा, तो उसका जो संवेदनात्मक रूप से है बहुत ही संतुलित होगा। संवेदना, सोचने समझने की क्षमता बहुत ही अच्छी होगी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य अति महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन देखते हैं, आजीविका कमाना। बी ऑप्शन, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। सी ऑप्शन, पढ़ने एवं लिखना सिखाना। डी ऑप्शन, बौद्धिक विकास। जहाँ पर भी ये ऑप्शन आ जाए हमारा, देख लीजिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास वही मेन उद्देश्य होता है शिक्षा का। प्राइमरी शिक्षा हो या मिडिल की शिक्षा हो, दोनों की बात किया जा रहा है, तो वहाँ पर यह इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चे का सर्वांगीण विकास, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अब बस 2-4 प्रश्न और हैं, उसको भी पढ़ लीजिए, तब बताइए क्लास कैसी। ये तो प्रश्न जो है यूपी टेट में पूछे गए प्रश्न है, सी टेट में आए हुए प्रश्न है, उत्तराखंड टेट में आया हुआ प्रश्न है। तो सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न आ चुका है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को शामिल कर दिया आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न होगा, बच्चों की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह कैसा बालक है? ए ऑप्शन देखते हैं, सामान्य बुद्धि। बी ऑप्शन, प्रखर बुद्धि। सी ऑप्शन, उत्कृष्ट बुद्धि। और डी ऑप्शन, प्रतिभाशाली। तो चलिए बताइए 90 से 110 आ जाए या 90 से, ठीक है, 90 से 109 आ जाए। ठीक है, तो ये दोनों सही होंगे। कहाँ पर? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। समान बुद्धि के बालकों को 90 से 110 या 90 से 109 की बुद्धि के मध्य होते हैं, बुद्धिलब्धि के मध्य होते हैं। तो यही हमारा सामान्य बुद्धि वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं आगे हम। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लीजिए। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? चलिए एक बार प्रश्न को फिर पढ़ लीजिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है, आपसे यही पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन देखिए, सभी विषयों का मूल्यांकन। बी ऑप्शन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। सी ऑप्शन, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। और डी ऑप्शन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। चलिए उत्तर बताइए आप लोग। हाँ, क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। ठीक है, चलिए रोज़ाना तैयारी करते रहिए हमारे साथ ना। 1 बजे रोज़ाना हमारी क्लासेज हो रही हैं, आप तैयारी करते रहिए। टीचिंग एग्जाम स्पेशल यह चैनल हमारा बनाया गया है। आने वाले कुछ समय में हम आपको सभी सब्जेक्टों की थ्योरी क्लासेज भी प्रोवाइड करेंगे, बस आप थोड़ा सा समय दीजिए। ठीक है, चलिए उत्तर हो जाएगा शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी टेट हमेशा प्रैक्टिस मांगता है, जितने भी अधिक प्रश्नों की आप प्रैक्टिस सेट कर लेंगे उतने ही अच्छे नंबर आप पा जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे तभी आपके पास यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजेगा। और जिस तरीके से मैंने पहली बार में यूपी टेट, सी टेट, रीट इन सभी परीक्षाओं को पास कर लिया है, उस प्रकार से आप भी पास कर सकते हैं। बस जुड़िए हमारे साथ। आने वाले कुछ समय में हम आपको सभी क्लासेस थ्योरी वाइज प्रोवाइड कर देंगे। सी टेट मैं लगभग 1.5 साल से 2 साल से क्लासेस करा रहा हूँ आपको। आप हमारे पिछले क्लासेस को जरूर देखिएगा, किस प्रकार की महामाराथन मैं प्रोवाइड करता हूँ, टॉपिक वाइज क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ, इन सभी को देखिएगा। उसके बाद आप खुद डिसाइड करिएगा हाँ हमारे साथ जुड़ना है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, क्योंकि इस बार आपको सी टेट 100+ स्कोर से पास करना ही है। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही।